एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा जारी किया गया था 2009 में। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, भारतीय पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना। नेक्स्ट है कैसलर सिंड्रोम किसे कहते हैं? ठीक है, कैसलर सिंड्रोम। तो ये ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष मलबे के टकराव की एक श्रृंखला जिसमें मलबे में अनियंत्रित वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो सपोज एक्चुअली नासा के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोनाल्ड कैसलर। ठीक है, तो कैसलर ने 1978 में ये बोला था, 1978 में एक हाइपोथेसिस दी थी कि सपोज़ ऐसा हो कि LU जो अपना लोअर निचली कक्षा होती है, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, इसमें एक ऐसी स्थिति अगर आ जाएगी कि हम बहुत सारा मलबा इकट्ठा अगर करने लगें, जैसे सैटेलाइट का बचा हुआ पार्ट या फिर जो भी बहुत सारे मलबा इकट्ठा होने के बाद क्या होगी कि वस्तुओं का घनत्व जो होगा ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपस में जब टकराएंगे तो लगातार टकराने की वजह से एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और प्रत्येक टकराव के बाद ना मलबा और उत्पन्न होगा। मान लो ये मलबा टकरा है तो इसको टूटेगा तो एक और मलबा, वो दूसरे से टकराए तो एक और मलबा, तो ऐसे ना लगातार मलबा और ज़्यादा इकट्ठा होता रहेगा। तो कुछ ऐसा हो, देखें 1957 में अंतरिक्ष का ये LEO इतना साफ था, ठीक है, क्लियर था। फिर अभी 2005 की स्थिति है ये, और ये 2018 और 2030 में ऐसे हो जाएगा। तो उन्होंने यही मतलब ये परिकल्पना करी थी कि ऐसा हो सकता है, राइट, और ऐसा हो भी रहा है। तो देखा जाए तो रसिया सबसे ज़्यादा मलबा कौन इकट्ठा करता है स्पेस में, सबसे ज़्यादा जिसका सैटेलाइट अवशेष बचता है अंतरिक्ष में, तो वो है रसिया का, फिर USA। तो ये ऐसे ही मैंने यहाँ इमेज डाल दिया था, ठीक है। तो इसको कैसलर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हिंद महासागर में सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट का महत्व है। तो इसमें ऑप्शन है, इससे समुद्री जीव विज्ञान में नई खोज हो सकती है, या भूपरपटी के निर्माण के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है, या खनिज अन्वेषण के लिए नए रास्ते खोल सकता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो हाइड्रोथर्मल वेंट की बात हो रही है। चलिए देखते हैं मतलब हाइड्रोथर्मल वेंट होता क्या है। तो ये कुछ नहीं, एक वेंट होता है जो ओशनिक सरफेस पे बनता है। ठीक है, रुक जाए, ये देखें, सपोज ये ओशन फ्लोर है, ठीक है, तो इसमें मतलब ये नेचुरली होता है, तो नेचुरली एक वेंट पड़ गया, दरार पड़ गया है ना, तो इसमें से आपका ये काफ़ी कुछ रिलीज़ करता है, जैसे मिनरल रिच वाटर एंड गैसेस इसमें से निकलते हैं। तो ये क्या करता है ना, ओशन के टेम्परेचर को नेचुरली मेंटेन रखता है, राइट। और भी बाकी बहुत इसका बेनिफिशियल इसके कह सकते हैं एडवांटेजेस हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी निकलते हैं। मान लो ये अंदर से निकलेगा तो काफ़ी प्रेशियस मिनरल्स वगैरह भी निकलते हैं इसमें। तो ओवरऑल यही होता है। तो इसका एप्लीकेशन जो है ना, ये चारों में देखो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, तो ये चारों सही होगा, ठीक है। तो हाइड्रोथर्मल वेंट यही होता है, ये यहाँ पे ये फिगर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलास्का में कॉमन मुर्रे, ठीक है, बुर्र नामक पक्षी बड़े पैमाने में पाए गए। एक मिनट, पक्षी की बड़े पैमाने पर मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो एक वायरल प्रकोप, एक समुद्री ऊष्मा तरंग, अधिक मछली पकड़ने के कारण शिकार की आबादी में कमी, या समुद्री धाराओं में अचानक परिवर्तन। तो इसका कारण है एक समुद्री ऊष्मा तरंग, ठीक है, एक हीट वेव आया था वहाँ पे, ओशनिक हीट वेव, उसके वजह से ये मरीन हीट वेव, जिसकी वजह से ये पक्षियाँ जो हैं वहाँ पे मर गई थी। तो देखिए मरीन हीट वेव है ये, इसमें एक रिकॉर्ड देखा गया था, जिसे नॉर्थ पैसिफिक में ना एक बर्ड पाई जाती है जिसका नाम होता है मुर्रे, ठीक है, कॉमन मुर्रे। तो ये बड़ी सुंदर, ये देखें, ये ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, नॉर्थ पैसिफिक रीजन में। तो वहाँ पे मरीन हीट वेव चला था। तो एक रिकॉर्ड था कि 2014 से लेके
16 तक में ही केवल एक मतलब इसको नॉर्थ पैसिफिक का मरीन हीट वेव जो होता है उसको ब्लॉब नाम से भी एक मतलब एक जाना जाता है, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ था कि वहाँ पे 4 मिलियन बर्ड्स यानी उसकी आधी जनसंख्या, इस पक्षी की आधी जनसंख्या वहाँ पे मर गई थी सिर्फ इतने ही साल में। तो ये एक कारण था इनके मृत्यु का, ठीक है। कॉमन मुर्रे नामक पक्षी ये दिखती हैं ऐसे। नेक्स्ट है तुलसी गौड़ा, जिनके हाल ही में निधन हो गई थी, किस उपनाम से जाना जाता है इनको? तो इनको आपने देखा होगा, ये इनको हाल ही में पद्मश्री भी मिला था, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? वन देवी, पर्यावरणी या वृक्ष संरक्षक या वन्य जीवी प्रेमी। तो आंसर होगा वन देवी नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। ये कर्नाटक की थी, 730,000 सैपलिंग अपने जीवन काल में लगाई थी, ठीक है, पौधे लगाई थी। इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। 86 की उम्र में ये मर गई। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे रॉटनंस फ्री टेल्ड बैट, एक प्रकार का चमगादड़ है कि दिल्ली में दिखाई देने का महत्व क्या है? तो यह एक स्वस्थ शहरी परिस्थितिकरण तंत्र का संकेत देता है, यह कीटों की आबादी में गिरावट का सुझाव देता है, यह जलवायु परिवर्तन के वन्य जीवों पर प्रभाव उजागर करता है, यह विभिन्न आवासों के लिए चमगादड़ की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है यह एक स्वस्थ शहरी परिस्थितिकरण तंत्र का संकेत देता है, ठीक है। दिल्ली में देखा गया था। क्या नाम है? रॉटनंस फ्री टेल्ड बैट। तो ये देकर आ सकता है ये कौन सी प्रजाति है? तो बैट की प्रजाति है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हाइड्रोक्सी मिथाइल सल्फोनेट HMS क्या है? ठीक है, तो एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, PM 2.5 का हानिकारक घटक है, वायु गुणवत्ता के लिए एक लाभकारी यौगिक है या एक प्रकार का जल प्रदूषक है? तो इसका आंसर होगा PM 2.5 का एक हानिकारक घटक है, मतलब पॉल्यूटेंट है ये, राइट। तो अच्छा एक चीज़ होती है कि सेकेंडरी और प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, राइट। तो पता होना चाहिए क्या होता है। तो सी प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं ना जो डायरेक्टली निकले, जो केमिकल प्रोसेस ना करें किसी भी तरीके का, लेकिन डायरेक्टली निकल के वो पॉल्यूशन मतलब ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट दें या फिर कहें पॉल्यूटेंट कहलाएं, राइट। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और NO2 हो गया। तो ये क्या है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन और सस्पेंडेड पार्टिकल PM भी अच्छा अभी बता रही हूँ। तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट निकल के पॉल्यूटेंट का कारण बन रहे हैं। और सेकेंडरी जो इन सभी चीज़ों से रिएक्ट करके पॉल्यूटेंट का कारण बनते हैं, मतलब ये पहले बनेंगे, उसके बाद से इसमें कुछ रिएक्शन ऐसा होगा, जैसे O3 हो गया ओजोन, तो ये ग्राउंड ओजोन की बात हो रही है, तो ये सेकेंडरी कहलाते हैं, ठीक है, इनके बाद। तो ये आई थिंक ये पता ही होगा। लेकिन फिर एक चीज़ और ये यहाँ पे ग्लिच है, जो PM पार्टिकुलेट मैटर होता है ना, वो बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट दोनों में आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। बाकी ये HMS सेकेंडरी में आएगा, ठीक है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च किए गए CGS NPF द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ड प्लेस फाइनेंसिंग योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, कृषि आदानों पर किसानों को सब्सिडी प्रदान करना, किसानों द्वारा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और संकट बिक्री को कम करना। और नेक्स्ट है कृषि उत्पादों पर निर्यात का बढ़ाना। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा C, किसानों द्वारा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और संकट बिक्री को कम करना, राइट। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में, तो ये इजी लोन फ्रॉम बैंक विद लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपको लेना, मतलब लोअर इंटरेस्ट रेट पे लेना आसान हो जाएगा लोन। फिर इम्प्रूव करेगा एक्सेस टू रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज नियर फ्रॉम गेट, पास के वेयर हाउसेज में आपका रजिस्ट्रेशन भी इम्प्रूव मतलब ईजिली हो जाएगा, ठीक है। और प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रेस के टाइम में सेल और बेटर प्राइस रियलाइजेशन, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन देगा और कराएगा। बूस्टेड इनकम फॉर फार्मर, तो ओवरऑल फार्मर की हेल्प करने के लिए, और बाकी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। तो NWR मतलब CGS NPF इसका फुल फॉर्म है।
नेक्स्ट है, किस वर्ष तक भारत के डेटा बाजार केंद्र में निवेश 100 से अधिक होने की उम्मीद है? ठीक है, बाजार केंद्र में निवेश 100 से अधिक होने की उम्मीद है। 25, 26, 27, 28। इसका आंसर होगा 27 तक। 2027 तक डेटा बाजार केंद्र में निवेश 100 से अधिक होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपूरक अनुदान यानी सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रकार नहीं है? तो ग्रांट देती है सरकार, तो अनुपूरक अनुदान का प्रकार नहीं है। तो देखते हैं, अनुपूरक अनुदान प्रकार नहीं है। अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, टोकन अनुदान, आपातकालीन अनुदान। तो कौन सा इसमें से अनुपूरक अनुदान का प्रकार नहीं है? आपातकालीन अनुदान, ठीक है, इमरजेंसी ग्रांट। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, उससे पहले जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है ये देख लें। तो एक्चुअली होता क्या है, बजट, मान लीजिए बजट पेश करती है हर साल गवर्नमेंट, ठीक है, तो बजट का पैसा कम पड़ गया, कोई ऐसा काम आ गया, तो अलग से पैसा उसके लिए रिलीज़ करती है सरकार, ठीक है। तो उसको सप्लीमेंट्री यानी एडिशनल फंड होता है ये, जो मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं उसको कवर करने के लिए ओरिजिनल बजट से परे होता है ये, तो इसलिए उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट, राइट। और इसमें आर्टिकल अगर देखा जाए तो सप्लीमेंट्री का क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री का आर्टिकल होता है आर्टिकल 15 में ये आएगा, 115 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। 115 में आता है सप्लीमेंट्री, एडिशनल या एक्सेस ग्रांट, जितने भी आएंगे सब 115 में आएंगे। बाकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट जो होता है वो 112 में आता है, और 113 आर्टिकल में प्रोसीजर रहता है, ठीक है, इनको पास करने का बजट को। और बजट मेंशन वैसे होता नहीं है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से मेंशन है। 114 में जो है अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल है, राइट, बजट का, और 115 में आपका ये सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट है। 116 में वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट या एक्सेप्शनल ग्रांट, ये आता है 116 में, ठीक है। तो ये बजट के आर्टिकल्स है कुछ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ दिया, अनुपूरक अनुदान मांग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट का। तो सरकारी कर्मचारी का वेतन बढ़ाना, नई सरकारी योजनाओं का निधि देना, वार्षिक बजट में शामिल न किए गए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना, या राष्ट्रीय ऋण को कम करना। तो बताइए। तो ऑब्वियसली वार्षिक बजट में शामिल न किए गए अतिरिक्त व्यय अगर कुछ आ गया जो बजट में नहीं पेश है, तो उसके अलावा अगर कोई है तो वो सप्लीमेंट्री बजट में करके अलग से पेश किया जाता है, ठीक है। तो वार्षिक बजट में शामिल न किए गए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट का काम है, ठीक। नेक्स्ट है, इसरो ने हाल ही में किस क्रायोजेनिक इंजन का सी स्टार पर गर्म परीक्षण पूरा किया है, ठीक। तो सेमी क्रायोजेनिक भाग 1 C20 या C7.5, तो इसका आंसर होगा C20, ठीक। तो हॉट सी बेड टेस्टिंग हुआ किसका, C20 क्रायोजेनिक इंजन का, राइट, क्रायोजेनिक इंजन है CE20 सॉरी। तो हॉट सी बेड टेस्टिंग हुआ है इसका अभी। ये किस में ना, गगनयान मिशन के लिए क्रूसियल है, ये उसी में यूज़ होगा ये इंजन, ठीक। तो CE20 पावर्स क्या करे, ये पावर क्या करेगा, मतलब किसको पावर करेगा ये इंजन, अपर स्टेज ऑफ LVM-3 को, LVM-3 के अपर स्टेज को पावर करेगा, ठीक है। ये है रॉकेट आपका सैटेलाइट, तो ये अपर स्टेज जो होता है इसका, तो उसको CE20 पावर करेगा, इंजन है ये। अब LVM-3 के बारे में और जानने कि ये GSLV जो अपना रॉकेट है मार्क 3 जिसे कहते हैं, उसी का ही दूसरा नाम है LVM-3, ठीक है। और ये 3 स्टेज रॉकेट है, सबसे एडवांस हमारे पास है, अभी तो अब दूसरा बनने जा रहा है, तो 3 ऑलरेडी हो गए, अब चौथा बनेगा। बाकी ये गगनयान मिशन की बात अगर हो तो पहला ये कह सकते हैं इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है ये होने होगा, जिसमें 4 लोग जाने वाले हैं। तो उन चारों का ना भी नाम अभी हाल ही में लास्ट फरवरी में डिसाइड किए थे प्रधानमंत्री। तो उन लोग का नाम है प्रशांत बालकृष्णन, अजीत कृष्णन, अंगद और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ठीक है। ये चारों लोगों का नाम डिसाइड हुआ, यही लोग जाएंगे। 2026 तक ये निकलेगा इसका पहला चरण, ठीक है। और LEO मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, जो कि 400 किलोमीटर डिस्टेंस पर होता है अपना। तो गगनयान मिशन पहले भी हो चुके हैं, बट उसमें मेंबर कभी इंसान नहीं गया था। अभी ये इस वाले मिशन में यहाँ पे क्रू मेंबर जाएंगे, राइट।
तो हमने देख लिया इसरो ने हाल ही में किस क्रायोजेनिक इंजन का C* गर्म परीक्षण पूरा किया है। तो इसको इंग्लिश में हॉट सी बेड टेस्टिंग कहते हैं। CE-20 इंजन क्रायोजेनिक इंजन का टेस्टिंग हुआ है, राइट। और ये किस में यूज़ होगा? गगनयान मिशन में। क्लियर। नेक्स्ट है महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत। तो आंसर है भारत ने जीता महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब। तो चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है जिसका उद्देश्य अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से माल ढुलाई यानी कार्गो शिपमेंट को प्रोत्साहित करना है? ठीक है, तो कौन सी योजना है? जल यात्रा योजना, जल वाहक योजना, नदी विकास योजना या जल मार्ग विकास योजना? इसका आंसर होगा जल वाहक योजना। चलिए इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो जल वाहक स्कीम, तो देखिए ये जल वाहक स्कीम, ठीक है, कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटर में होगा, मतलब इनलैंड वाटर के थ्रू होता है। ओके, और क्या कह सकते हैं कि 300 किलोमीटर तक मतलब डिस्टेंस ये कवर अप करेगा और 35% तक इसकी बजट हो जाएगी, मतलब ठीक है। और बजट किस पे होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है ना, उस पे होती है पैसा, तो उस पे 35% तक की बजट यहाँ पे लिखा है, देखें। और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सबसे सस्ता अगर कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है तो इसी में पानी में आता है, राइट। तो वो होगा। और कौन से वेज का यूज़ किया जाए? तो 1, 2 और 16 नेशनल वाटरवे 1, 2, 16 का यूज़ होगा। तो 1 कौन सा है? गंगा वाला। 2 कौन सा है? ब्रह्मपुत्र वाला। और 16 में आई थिंक बराक है, बराक रिवर पे जो वाटरवे है ना वो है, ठीक है। तो इन तीनों का यूज़ होगा और बाकी ये सब अंडरस्टूड है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि पूरे नेशनल वाटरवेज हमारे भारत के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए नेशनल वाटरवे 1 जो है वो भागीरथी यानी गंगा पे है ना, तो ठीक है। 2 है ब्रह्मपुत्र पे अपना, और ऐसे ही आपका बाकी भी है, देख लें यहाँ पे। नेशनल 173 नर्मदा पे है, 10 अम्बा 100 तापी पे है, 97 सुंदरबन पे, राजपुरी क्रीक 83। इतना डिटेल में तो कभी नहीं पूछा है, बट एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। 1, 2, 3 मतलब पूरा देखिए, पूरी नंबरिंग भी नहीं हुई है प्रॉपर। बाकी हुगली को भी नेशनल, ये भी हुगली भी गंगा का पार्ट है ना, तो ये 1 ही कहेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे इसका लेंथ है, सबसे लंबा यही गंगा ब्रह्मपुत्र हुगली वाला है, ठीक है। और इवन ये जुगाली रिवर पे भी 50 किलोमीटर का 111, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे खियामनिउंगन जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? भारत, श्रीलंका में, केवल म्यांमार में, भारत म्यांमार में या पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में? तो इसका आंसर होगा भारत और म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में। तो भारत और म्यांमार में ये देखिए कैसे दिखती है, ऐसे दिखती हैं, राइट। और इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। खियामनिउंगन आर नागा एथनिक, देखिए प्राइमरली ये नागालैंड में पाई जाती हैं और प्राइमरी रिसाइडिंग इन द नौक्लांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड इंडिया एंड ऑल्सो द नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड जोन एंड हकमती। ये खैर ये म्यांमार में और नागालैंड, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में बने पहले मधुमेह बायो बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एडवांस रिसर्च ऑन डायबिटीज़, ठीक है। तो ये पहला बना है अपना, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? रक्त के नमूने एकत्रित करना, मधुमेह के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करना, जैविक नमूनों को एकत्रित एवं संग्रहित और वितरित करना, या मधुमेह के इलाज के लिए दवाओं का विकास करना। इसका आंसर होगा जैविक नमूनों को एकत्रित, संसाधित, संग्रहित और वितरित करना। तो फर्स्ट एडवांस रिसर्च ऑन डायबिटीज़ होने जा रहा है, मतलब बायो बैंक। तो इसके बारे में यहाँ पे देखें किसने के सहयोग से बनाई है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जो अपना है, ICMR लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक इन चेन्नई में लॉन्च हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन्नई में लॉन्च हुआ, किसके कोलैबोरेशन के, मतलब किसके साथ मिलके? तो मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन MDRF के साथ। तो ICMR और MDRF दोनों मिलकर लॉन्च किया चेन्नई में, ठीक है।
नेक्स्ट है स्लीनेक्स 2024 किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? स्लीनेक्स, राइट। तो पश्चिम नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना, दक्षिणी नौसेना या उत्तरी नौसेना? तो देखिए इसका आंसर होगा पूर्वी नौसेना कमान द्वारा स्लीनेक्स। देखिए स्लीनेक्स तो 2024 जो है नवल एक्सरसाइजिंग बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होता है। कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम 2024 वाला, राइट। एडिशन कौन सा था? 11वां। और कब हुआ था? 17 से 20 दिसंबर। 17 से 20 दिसंबर, ये देखिए आइडिया रहना चाहिए डेट का भी अब। तो 17 से 20 दिसंबर 2024 में हुआ था स्लीनेक्स श्रीलंका के साथ। और हमारा INS सुमित्रा ने पार्टिसिपेट किया था। जो हमारा पोर्ट होता है ना, मतलब पोर्ट कह रहे शिप होता है जो पार्टिसिपेट करता है, वो सुमित्रा था उसका नाम। तो श्रीलंका, सुमित्रा, स्लीनेक्स। 2005 से स्टार्ट हुआ था ये एक्सरसाइज। इंडियन लाइट टैंक जोरावर को किसने विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? DRDO LNT विभिन्न सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों ने, यानी MSME ने। किसने किया है इंडियन लाइट टैंक को? जोरावर। इसका आंसर होगा DRDO और LT ने, दोनों कंबाइनली, दोनों मिलके जोरावर का टैंक है, एक बड़ा भयानक से दिखता है जोरावर, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में कैलिफोर्निया के मालिबू में लगी फ्रैंकलिन फायर के लिए निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन जिम्मेदार माना जा रहा है? तो लोकल विंड होते हैं ना, जो उसकी बात कर रहा है। कौन से विंड के कारण आग लगी थी वहाँ पे? तो सांता एना, ब्लिजार्ड, रॉक फेल्टर या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा सांता एना, ठीक है, सेंटा एना। तो सेंटा एना की वजह से आग लगी थी। फ्रैंकलिन फायर क्या है? ये मैलिबू कैलिफोर्निया में है, ठीक है। तो कैलिफोर्निया के साइड में जो हवा चलती है उसी की वजह से लगेगी। तो ये 9 दिसंबर 2024 को लगी थी ये आग, राइट। और 4000 एकड़ एरिया वाइल्ड फायर के चपेट में आ गया था। 4000 एकड़, तो काफ़ी, उसका फ़ोटो भी बड़ा वायरल हुआ था। वहाँ पे जो जानवर थे जल गए थे बेचारे। तो देखते हैं बाकी के लोकल विंड्स भी देख लेते हैं। देखिए सेंटा एना कहाँ पे चलती है? ये वार्म, ठीक है, वार्म विंड है। ये सब विंड है, लोकल विंड है। और चिनूक भी इधर ही साइड में चलती है। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया का यही भी पड़ता है, ये वेस्टर्न USA में इधर पड़ता है कहीं कैलिफोर्निया, राइट। तो सेंटा एना यहीं पे चलती है, आग लग गई है। तो ये देखिए चिनूक वार्म है, सेंटा एना वार्म है, ब्लिजार्ड क्या है? कोल्ड है, मिस्ट्रल बोरा ये सब कोल्ड है, फाइन, सिरोक्को, हरमेटन, खामसिन ये सब वार्म है, लू अपने वहाँ चलती है, वार्म है, ठीक है। कारा बुरान और बुरान ये क्या है? वार्म है। एंड पाम्पीरो और जोंडा देखें यहाँ पे ब्रस्टर्स। नेक्स्ट है डी गुकेस किस खेल से जुड़े हैं? तो ये तो सबको पता होगा, शतरंज से जुड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस IPF, ठीक है। कारण क्या होता है इस बीमारी का? तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस ये पहली बात तो लंग्स में होता है, ठीक है, लंग्स में होता है। और ये किसके कारण होता है? तो इसका कोई नोन पैथोन नहीं पता है, ठीक है, अज्ञात, ठीक है। तो मतलब इसका कोई अभी तक पता नहीं चला कौन सा पैथोजन है, तो अज्ञात माना जा सकता है। नेक्स्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा 2023 में इनको पद्म विभूषण मिला था, जाकिर हुसैन को, राइट। उस्ताद जाकिर हुसैन को कितने ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं? तो कितने ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं? 4, राइट। किस राज्य सरकार ने 129 बिलो आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? ठीक है, 129 आर्द्रभूमि, बहुत बड़ी संख्या है ये। तो किस सरकार ने, किस राज्य सरकार ने स्टार्ट करी है? तो इसका आंसर होगा असम। राजस्थान में इतने आर्द्रभूमि होंगे ही नहीं,